बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑर्डर 1 सीपीसी से रिलेटेड है और इसमें सिर्फ हम कुछ पार्ट ऑर्डर 1 का डिस्कस करेंगे जो कि स्पेसिफ़िकली पार्टीज़ की काइंड से रिलेटेड है। इसके अलावा इसमें हम मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी जो कि एडिशन और डिलीशन ऑफ पार्टीज़ के हवाले से मौजूद है। तो ये प्रैक्टिकली भी और एकेडमिकली भी दोनों हवाले से ऑर्डर 1 इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो बात शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर भी कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है, वो अपना केस आपसे डिस्कस करता है, तो सबसे पहले बतौर वकील जो चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपका क्लेम किस बंदे से मुतल्लिक है, आपने किस पार्टी से क्या क्लेम करना है। ठीक है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप ये देखेंगे कि आपने उस केस में कौन कौन सी पार्टीज़ बनानी हैं, कौन से प्लेंटिफ्स होंगे, कौन से डिफेंडेंट्स होंगे, किस पर्सन से आपने क्या चीज़ क्लेम करनी है, किसके अगेंस्ट आपका जो है वो एक राइट एग्जिस्ट करता है और किसके अगेंस्ट आपका कोई राइट एग्जिस्ट नहीं करता। और बाज़ औक़ात हम डिफेंडेंट्स बनाते हैं लेकिन उसके अंदर भी कुछ पार्टीज़ नेसेसरी होती हैं, कुछ पार्टीज़ प्रॉपर होती हैं और कुछ पार्टीज़ उसमें जस्ट प्रोफॉर्मा पार्टीज़ होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी क्या है। और इसमें सवाल ये पैदा होता है कि लेट से कि अगर एक बंदा वो एक सूट फाइल करता है, एक राइट क्लेम करता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उसको इन्फोर्स करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी भी बोनाफाइडी मिस्टेक की वजह से उस पार्टी के ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं कर पाता कि जिसके ख़िलाफ़ उसको करना चाहिए था, उस पार्टी को या उस बंदे को वो पार्टी नहीं बनाता, डिफेंडेंट प्लीड नहीं करता, तो इसका असर क्या होगा? क्या फिर उसका दावा डिसमिस कर दिया जाएगा या फिर उसका कोई फ्रेमवर्क या फिर इसकी कोई रेमेडी सीपीसी में गिवन है? तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी बंदा जिसने किसी के ख़िलाफ़ कुछ क्लेम करना था और वो उसको पार्टी नहीं बना पाया, तो इसको हम कहेंगे नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी। ठीक है, यानी कि जिसको पार्टी बनाना चाहिए था, नेसेसरी पार्टी, ठीक है, और प्रॉपर पार्टी इन सम केसेस, उसको उसने पार्टी नहीं बनाया, इसको हम कहेंगे नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी। ठीक है, और इसी तरीके से एक होता है मिस जॉइंडर, यानी कि जिसको पार्टी नहीं बनाना चाहिए था, उसने ये समझा कि शायद मेरा राइट इसके खिलाफ भी एग्जिस्ट करता है और उसने उसको पार्टी बना दिया। ठीक है, गुड फेथ में एक बोनाफाइडी मिस्टेक की वजह से। तो इन दोनों सूरतों में, चाहे वो केस हो नॉन जॉइंडर का या फिर वो केस हो मिस जॉइंडर का, दोनों सूरतों में सूट डिसमिस नहीं होगा, बल्कि इसकी जो प्रॉपर रेमेडी है वो अवेलेबल है ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ सीपीसी में। ठीक है, अब ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ सीपीसी के तहत एक पार्टी ऐड भी की जा सकती है और पार्टी डिलीट भी की जा सकती है, और ये काम कोर्ट खुद भी कर सकती है और ये किसी पार्टी की एप्लीकेशन पर भी हो सकता है। प्रैक्टिकली ये समझा जाता है अक्सर कि हम 110 की एप्लीकेशन, इसको हम 110 बोलते हैं प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, 110 की एप्लीकेशन दी जाती है सिर्फ फॉर एडिशन ऑफ पार्टीज़, के जहाँ पर कोई पार्टी ये समझती है कि मुझे पार्टी होना चाहिए था और मुझे बताए बगैर एक सूट चल रहा है अदालत में कि जिसके के अंदर मेरे राइट्स भी इन्वॉल्व है, मेरा इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है और मुझे उसका हिस्सा होना चाहिए, तो फिर वो 110 की एप्लीकेशन देकर उसका हिस्सा बन जाते हैं। ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन 110 के अंदर ये रेमेडी भी मौजूद है कि अगर आप ये समझें कि भाई मुझे इन प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरे खिलाफ किसी भी पार्टी का कोई क्लेम नहीं बनता, तो वहाँ पर भी 110 की एप्लीकेशन दी जा सकती है फॉर डिलीशन ऑफ नेम, कि भाई इस पार्टी को डिलीट कर दिया जाए। ठीक है, और इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज भी कोर्ट कर सकती है अपने ऑन पर भी और इसके अलावा किसी पार्टी की एप्लीकेशन पर भी। ठीक है, कि यानी कि पार्टी ए की जगह पार्टी बी को इम्प्लीड किया जाए, बी की जगह ए को इम्प्लीड किया जाए, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज भी परमिसिबल है। अब ये जो 110 की एप्लीकेशन आप देंगे या अगर 110 कोर्ट खुद अप्लाई करेगी, तो उसके बेसिकली 2 ग्राउंड्स हैं। एक ग्राउंड तो ये जो मैंने पहले डिस्कस किया कि जहाँ पर एक बोनाफाइडी मिस्टेक हो जाएगी ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टी। ठीक है, तो वो बोनाफाइडी मिस्टेक फैटल नहीं है, उसकी वजह से केस डिसमिस नहीं होगा,
बल्कि कोर्ट क्या करेगी, किसी पार्टी की एप्लीकेशन पर या खुद से उस पार्टी को इम्प्लीड कर देगी। ठीक है, और अगर कोई गलत पार्टी इम्प्लीड हो गई, जो कि केस बनता है मिस जॉइंडर का, ठीक है, कि यानी उसको पार्टी बना दिया जिसको नहीं बनाना चाहिए था, तो फिर भी आप क्या करेंगे, 110 के तहत कोर्ट भी एम्पावर्ड है और पार्टीज भी एप्लीकेशन दे सकती हैं कि वो नाम डिलीट कर दिया जाएगा। और जो दूसरा ग्राउंड इसके अंदर मौजूद है वो ये है कि जहाँ पर कोर्ट को लगे कि जो प्रॉपर एडजुडिकेशन है, प्रॉपर फैसला करने के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए एक पार्टी को, एक पर्सन को, एक शख्स को, एक किसी भी एंटिटी को पार्टी होना चाहिए उस सूट के अंदर, तो कोर्ट उसको पार्टी खुद बना लेगी या पार्टी से किसी पार्टी से कहेगी कि भाई आप एप्लीकेशन दे दें इस हवाले से और इनको इम्प्लीट कर दें। ठीक है, इसी तरीके से बगैर इंसाफ अगर कोर्ट को ये लगता है कि भाई इस बंदे को इस सूट में पार्टी नहीं होना चाहिए, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो कोर्ट अपने ऑन पर भी और एप्लीकेशन के थ्रू भी कोर्ट क्या कर सकती है, उसके नाम को डिलीट कर सकती है। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इसमें वो ये है कि जहाँ पर भी कोई भी चेंजिंग आएगी, कोई भी पार्टीज़ को ऐड किया जाए या डिलीट किया जाए या फिर उनको सब्स्टिट्यूट किया जाए, सारी सिचुएशंस के अंदर पार्टीज़ बाउंड होंगी कि वो अमेंडेड प्लेंट कोर्ट के अंदर दाखिल करें। ठीक है, अब इसमें बात ये है कि लेट्स से कि पहले हमने पर्सन ए को, पर्सन ए सन ऑफ फला 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 फला, ठीक है, उसको हमने डिफेंडेंट बनाया और एक बंदे को हमने डिफेंडेंट नहीं बनाया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो वो पर्सन ए था, कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि भी इसको डिलीट किया जाए, तो डेफिनेटली उस फॉर्म के अंदर तो वो प्लेंट आपकी काबिल कबूल नहीं होगी। फिर आप अमेंडेड प्लेंट ऊपर हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे आप लिखते हैं हेडिंग में सूट फॉर डिक्लेरेशन पोजेशन मैंडेटरी परमानेंट इंजंक्शन दिस एंड दैट, ठीक है, तो उसके साथ आप लिख देंगे हेडिंग में अमेंडेड, कि ये भाई अमेंडेड है। अमेंडेड से पता चल जाएगा कि कोई ना कोई, या तो हमने प्लीडिंग्स के अंदर कुछ चेंजिंग क्लेम की है, अमेंडमेंट क्लेम की है बाय ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी, या फिर कोई 110 की एप्लीकेशन आई है जिसमें पार्टीज ऐड हुई हैं या डिलीट हुई हैं या फिर सब्स्टिट्यूट हुई हैं। तो जो बंदा ऐड हुआ होगा उसके एडिशन के साथ आप अमेंडेड प्लेंट दे देंगे। अगर कोई पार्टी डिलीट हुई है तो उसकी डिलीशन के बाद आप वो अमेंडेड प्लेंट दे देंगे। कोई पार्टी सब्स्टिट्यूट हुई है तो फिर सब्स्टिट्यूशन के हवाले से आप क्या करेंगे, वो अमेंडेड प्लेंट कोर्ट के अंदर जमा करवा देंगे। अब ये जो काम है बेसिकली ये किसी भी स्टेज पर किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी जो लैंग्वेज है ऑर्डर 1 रूल 10 की और उसमें सबसेक्शन 2, उसके अंदर कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि इस वक्त तक ये काम हो सकता है या उस केस की, सूट की इस स्टेज तक 110 अप्लाई किया जा सकता है, बल्कि इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी भी वक्त जब कोर्ट को ये लगे कि भाई इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस या फिर फॉर प्रॉपर एडजुडिकेशन ऑफ द मैटर किसी भी बंदे को पार्टी होना चाहिए तो कोर्ट उसको इम्प्लीड कर लेगी। ठीक है, या फिर अगर लगता है कि भाई इसको पार्टी नहीं होना चाहिए, उसको कोर्ट क्या करेगी, डिलीट कर देगी या सब्स्टिट्यूट कर देगी। तो ऐसा पॉसिबल है एट एनी स्टेज ऑफ द सूट। अब उसके बाद जो काइंड ऑफ पार्टीज हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रॉडली जो पार्टीज बताई गई हैं ऑर्डर 1 के अंदर, वो 3 तरह की पार्टीज हैं। एक उसके अंदर आ जाती है नेसेसरी पार्टी, एक आ जाती है प्रॉपर पार्टी और एक आ जाती है प्रोफॉर्मा पार्टी। सबसे पहले नेसेसरी पार्टी, जो कि नाम से पता चल रहा है कि जहां पर इसकी डेफिनेशन अगर की जाए अकॉर्डिंग टू PLD 2013 सिंध 314 पेज 314, तो उसके अंदर ये डेफिनेशन हमारे पास गिवन है। इसमें ये कहा जाता है कि जो नेसेसरी पार्टी है वो पार्टी होगी कि जिसकी एब्सेंस में कोर्ट एक अफेक्टिव ऑर्डर या फिर एक अफेक्टिव डिक्री, अफेक्टिव जजमेंट पास नहीं कर सकती। ठीक है, तो आम जबान में कहा जाए कि जिस बंदे के खिलाफ आपका क्लेम है या जो उस केस के अंदर इंटरेस्ट होल्डर है वो नेसेसरी पार्टी होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं सूट फॉर रिकवरी फाइल कर रहा हूँ पर्सन ए के खिलाफ, अब पर्सन ए इसमें नेसेसरी पार्टी होगा क्योंकि मैंने उसी से पैसे लेने हैं। अगर मैं उसको पार्टी नहीं बनाता तो फिर मैं डिक्री किसके खिलाफ लूँगा। इसी तरीके से जहाँ पर एक सूट फॉर पार्टीशन
मौजूद है बिटवीन द लीगल एयर्स, वहाँ पर जितने भी लीगल एयर्स होंगे दे आर ऑल नेसेसरी पार्टीज़। क्यों? क्योंकि सारों के शरीयत ने हिस्से मुकर्रर कर रखे हैं, और जहाँ पर आप पार्टीशन करेंगे वहाँ पर प्रिलिमिनरी डिक्री आती है शेयर्स की हद तक कि भाई फ़लाँ बंदे का इतना शेयर है प्रॉपर्टी में, फ़लाँ का इतना है, फ़लाँ का इतना है। अब डेफिनेटली उसके अंदर अगर 10 लोग हैं, 10 लीगल एयर्स हैं, उनमें से हम एक को भी पार्टी नहीं बनाते तो इसका मतलब ये होगा कि हमने एक नेसेसरी पार्टी को उस सूट में से मिस कर दिया है। ठीक है? क्यों? क्योंकि बेसिकली जो आप रिलीफ क्लेम कर रहे हैं वो उस बंदे के अगेंस्ट कर रहे हैं। लेट्स से कि मैं हूँ, मेरे साथ मेरे अलावा 10 लीगल एयर्स और मौजूद हैं। अब लॉ ये कहता है कि जहाँ पर वो प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप में होगी वहाँ पर हर एक बंदा उस प्रॉपर्टी के एक एक इंच का मालिक और काबिज है। अब वो जो 10वां बंदा मैंने छोड़ा वो भी 9 बंदों की तरह उस प्रॉपर्टी का मालिक और काबिज होगा। ठीक है? तो मैं यहाँ पर उसको भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो एक नेसेसरी पार्टी है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा कि जिसकी एब्सेंस में द सूट इज लायबल टू बी डिसमिस्ड। जैसे रिकवरी वाली मैंने एग्जांपल दी, जिससे मैंने पैसे लेने हैं, मैंने उसको पार्टी नहीं बनाया तो सूट डिसमिस होगा। ठीक है? इसी तरीके से दूसरी चीज़ जो जिसके एब्सेंस में इफेक्टिव जजमेंट पास ना की जा सके। अब उसके बाद हम आते हैं प्रॉपर पार्टी पे। प्रॉपर पार्टी नेसेसरी पार्टी की तरह नहीं होती, यानी कि प्रॉपर पार्टी की एब्सेंस में एक इफेक्टिव जजमेंट तो किसी हद तक कोर्ट पास कर सकती है, लेकिन प्रॉपर पार्टी वो पार्टी है कि जिसकी प्रेजेंस होना ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है कि कोर्ट के सामने जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी मैटर्स हैं, कोर्ट उनको प्रॉपरली एडजुडिकेट कर सकेगी। ठीक है? यानी आप ये कह लें कि विच पार्टी इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, बाय कोर्ट टू प्रॉपरली एडजुडिकेट एंड टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन्वॉल्व्ड इन द सूट, उसको हम प्रॉपर पार्टी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन ए है और पर्सन बी है, वो क्या करते हैं, पर्सन सी की प्रॉपर्टी के ऊपर राइट ऑफ वे क्लेम करते हैं। ठीक है? यानी ए और बी सी के खिलाफ क्लेम कर रहे हैं, लेट्स से। अब अगर ए जो है वो उसमें सूट फाइल कर देता है तो उसके अंदर जो पर्सन बी होगा, जो उसके साथ वो प्रॉपर्टी इंजॉय कर रहा है, वो उसके अंदर प्रॉपर पार्टी हो सकता है। इसी तरीके से अगर एक लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट के खिलाफ कोई सूट फाइल करता है, सूट फॉर पोजेशन, ठीक है, तो उसके अंदर जो टेनेंट होगा ही विल बी नेसेसरी पार्टी क्योंकि क्लेम उसके खिलाफ है। इसी तरीके से अगर टेनेंट ने आगे कोई सब टेनेंट रखा हुआ है तो वो क्या होगा, वो प्रॉपर पार्टी होगी। ठीक है? तो प्रॉपर पार्टी से भी कोर्ट पूछ सकती है, कुछ इंफॉर्मेशन ले सकती है, और मैटर को प्रॉपरली एडजुडिकेट करने के लिए एक पार्टी से कोर्ट कोई भी किसी भी किस्म का एग्जामिनेशन कर सकती है। तो बजाय इसके कि उनको एज अ विटनेस हम कोर्ट के अंदर बुलाएं, तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी कि इस तरह के लोगों को जिनसे इंफॉर्मेशन ली जा सकती है उनको पार्टी बना दिया जाए। ठीक है? अब जो तीसरी किस्म की पार्टी है दैट इज़ प्रोफॉर्मा पार्टी। प्रोफॉर्मा पार्टी की डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं कि अ पार्टी अगेंस्ट विच नो एक्टिव रिलीफ इज़ क्लेम्ड, यानी कि उस पार्टी के खिलाफ हमने कोई एक्टिव रिलीफ क्लेम नहीं किया हुआ, उसके साथ हमारा किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसके साथ हमारी कोई दुश्मनी, कोई अनाद नहीं है, बल्कि सिर्फ उसको हमने एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन के लिए रखा होगा। या फिर ज़्यादातर हम ये करते हैं कि प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में जो हमारी अथॉरिटीज़ होती हैं, कि जहाँ पर हमारा वो लैंड का या प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड पड़ा होता है, ताकि वो बवक्त ज़रूरत आए अपनी एविडेंस दें और वो कोर्ट को आगाह कर सकें, अवेयर कर सकें, इन्फॉर्म कर सकें कि भाई एक्चुअली अभी उस प्रॉपर्टी की सब्जेक्ट मैटर की क्या सिचुएशन है, वो किसके नाम पर है, वो कितनी दफ़ा ट्रांसफ़र हुई, या फिर उसके ऊपर कोई स्टेटस को ऑर्डर है किसी कोर्ट की तरफ से या नहीं है, या किस पार्टी ने उसके हवाले से क्या काम किया है। ठीक है? तो जो हमारे पास आप कह लें कि रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं नॉर्मली, ठीक है, नाम मैं अभी किसी का भी नहीं लूँगा, तो ये सारी जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं और इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो चीज़ों को रेगुलेट करते हैं और जो कोर्ट को हेल्प आउट कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, उनको हम प्रोफॉर्मा पार्टीज़ कह सकते हैं। और उनका मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना होता है, या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में अगर मेरी ज़मीन, मैं कहता हूँ कि सूट फॉर पोजेशन है,
मैंडेटरी एंड परमानेंट इंजंक्शन है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है, और डिफेंडेंट को मना किया जाए कि ना तो वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरफेयर करें मेरी पोजेशन में, ठीक है, अगर इन केस मैं कहता हूँ जी पोजेशन मेरे पास है, ठीक है, और ना तो जो है वो इंटरफेयर करेगा, ना ही वो क्या करे कि ये प्रॉपर्टी किसी और को एलियनेट करे, ठीक है। अब एलियनेशन के लिए, प्रॉपर्टी बेचने के लिए, ख़रीदने के लिए बेसिकली आपके पास वो अथॉरिटी होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसमें जाकर पार्टीज पेश होती हैं, परचेज़र और सेलर, और वहाँ जाकर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती हैं, ठीक है। और जब तक वो रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो अथॉरिटी जिसके पास लैंड रिकॉर्ड मौजूद है, वो जब तक ये प्रोसीजर नहीं करेगी, वो लैंड, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो मैं अगर ये सूट फाइल कर रहा हूँ तो मैं उस अथॉरिटी को वहाँ पर पार्टी बनाऊंगा, और मैं ये मेंशन कर दूंगा कि ये जी डिफेंडेंट नंबर फला फला, इट इज़ ओनली अ प्रोफॉर्मा पार्टी एंड नो एक्टिव रिलीफ इज़ क्लेम्ड। और उसके बाद जब मैं अपनी प्रेयर लिखूंगा तो वहाँ पर मैं ये चीज़ मेंशन कर दूंगा कि भाई ये जो प्रोफॉर्मा पार्टी थी, डिफेंडेंट नंबर फला एंड फला, उनको ये डायरेक्शन इशू कर दी जाए कि वो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें, अगर मेरी ये प्रेयर है। या फिर अगर जो मैं पोजेशन मेरे पास है, ठीक है, और कोई बंदा उसमें इंटरफेयर कर रहा है या फिर उसको सेल करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं कह दूंगा जी कि उस प्रॉपर्टी को अथॉरिटी को मना किया जाए कि वो मेरी इजाज़त के बगैर, ठीक है, कभी भी इसको सेल ना करे, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन आप इनको मोल्ड कर सकते हैं, एग्जांपल्स को मोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये पार्टीज बनाने का प्रोसेस अपना कंप्लीट करते हैं, और इस तरीके से ये रेगुलेशन पॉसिबल होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ सीपीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली एज वेल एज एकेडमिकली। उम्मीद है मैं कुछ समझा पाया हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।